नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मोदी सरकार ने जाति की गणना का एक बड़ा फैसला लिया है। इस पर हमारा यह दूसरा वीडियो है। दूसरा इसलिए कि पहले वीडियो में राहुल गांधी की प्रतिक्रिया नहीं आई थी, जो इस मुद्दे को लेकर लगातार हर मंच पर हर जगह बोल रहे थे और दावा कर रहे थे कि यही सरकार इसी संसद में जाति की गणना का बिल भी आएगा, पास भी होगा और कास्ट सेंसस किया जाएगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन कुछ सवाल पूछे हैं। सवाल यह है कि जाति की गणना कब होगी, कैसे होगी, उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और जनगणना कब होगी। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को साफ साफ एक टाइमलाइन बताने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि महिला आरक्षण की तरह कानून तो बन गया, लागू कब होगा किसी को पता नहीं। तो जाति की गणना के मामले में ऐसा हाल नहीं होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया का आपको यह अंश सुनाना चाहता हूं। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा, और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए, और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है। उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था। हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। इस बयान में आपने गौर किया होगा कि राहुल गांधी कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। वो बातें क्या हैं? टाइमलाइन बताई जानी चाहिए, और आरक्षण की जो सीमा है 50% की, उस दीवार को तोड़ा जाना चाहिए। वो बता रहे हैं
कि जाति की गणना का जो मकसद है वो बहुत व्यापक है। ये सिर्फ गिनती की योजना नहीं है, बल्कि 50% आरक्षण की जो सीमा तय की गई है उस सीमा को भी हटाना है। आपको याद होगा जब बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जाति की गणना करवाई, जिसमें आरजेडी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, उसके बाद बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किया गया और इसके अलावा 10% आरक्षण जो कमजोर रूप से आर्थिक वर्ग के पास था ही, तो एक तरह से 75% आरक्षण हो जाता है। राहुल गांधी इसकी बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इसकी सूचना देने के लिए अश्विनी वैष्णव आए तो उन्होंने इस पहलू को ठीक से उजागर नहीं किया कि क्या जाति की गणना में 50% आरक्षण की सीमा हटाने का भी मामला है। पत्रकारों ने बार बार तेलंगाना को लेकर सवाल किए, क्योंकि राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना को एक मॉडल के रूप में पेश कर रहे थे। बिहार में जो जाति की गणना हुई है उससे अलग बता रहे थे। राहुल गांधी ने 2 उदाहरण दिए कि तेलंगाना में कॉरपोरेट के तमाम स्ट्रक्चर में, तमाम पदों पर ज्यादातर ऊंची जातियां हैं और जो गरीब हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, वो कहां हैं? वो गिग वर्कर के रूप में काम कर रही हैं, जिन्हें राहुल मॉडर्न स्लेवरी कहते हैं, आधुनिक दासता या गुलाम कहते हैं। तो तेलंगाना को मॉडल बनाकर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को जाति की गणना का मॉडल तय करने में मदद करने के लिए तैयार है। वो इसलिए कि सवाल सही पूछा जाना चाहिए। सवाल जब तक तय नहीं होगा तब तक इसका मकसद पूरा नहीं होगा। केवल घोषणा कर देने से जाति की गणना का मकसद पूरा नहीं हो जाता है, ना ही बीजेपी वाहवाही करते हुए इसका श्रेय ले सकती है। राहुल का कहना है कि नौकरशाही जहां यह फैसला होता है, जहां ये सवाल तय किए जाते हैं, उनमें पिछड़ी जाति के, दलित जाति के और आदिवासियों की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण बार बार दिया अपने इस बयान के हिस्से में। तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मेरे को स्पेक्यूलेट करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिया और ये बड़ा स्टेप है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे। क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से पब्लिक में जाकर कंसल्टेशन करके, लाखों लोगों से कंसल्टेशन करके हमने डिजाइन किया है। तो वी वांट अ पीपल सेंसस, वी डोंट नॉट वांट अ ब्यूरोक्रेट सेंसस। तेलंगाना मॉडल में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कि बंद कमरे में 5-10 ब्यूरोक्रेट्स ने उसको नहीं डिजाइन किया, ठीक है। क्योंकि फ्रैंकली बोलूं तो जिन कम्युनिटीज की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी होल्ड ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं। तो हम चाहते हैं मैस सेंसस, ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस, जहां हम स्टेक होल्डर से पूछें आपको एक्चुअली डिजाइन में आपकी क्या राय है, आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। यह तेलंगाना का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल तेलंगाना में कि we have set up a expert group who is now going to study all the data and is going to present to the government of Telangana a vision based on caste census. So that is the second step. And third step, as you are already aware, Telangana has demolished that wall of 50%, right? And also the 15.5, Article 15.5 जो मैंने mention किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की एक बात का जिक्र किया।
जैसे ही कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने जाति की गणना को केंद्रीय प्रश्न बनाया, बीजेपी खुलकर विरोध तो नहीं करती थी, लेकिन दाएं बाएं से इसे काउंटर करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से 4 जातियों का उल्लेख करते हैं, जो सच्चाई नहीं है, वो वर्ग हैं। वो कहते हैं कि गरीब, किसान, युवा और महिला, देश में यही जातियां हैं। वो जाति की सच्चाई को इस बयान से नकारते हैं, मगर बात पूरी नहीं होती है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दूसरा जवाब लेकर आते हैं। एक हैं तो सेफ हैं का नारा। उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को सांप्रदायिक चश्मे से देखा गया और यह पहला नारा था जिसे शुरू किया योगी आदित्यनाथ ने, और उनके किसी नारे को पहली बार अपना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो महाराष्ट्र में इसे थोड़ा सा बदलकर एक हैं तो सेफ हैं के नारे से चलाने लगे। सीधे सीधे उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं दिया। अब उनके समर्थक आईटी सेल वाले क्या करेंगे, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन राहुल गांधी ने इस अभियान के लिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों का आभार व्यक्त किया है। ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है, और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है। उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा। एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, सीईओज, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं। 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर, फर्स्ट। सेकंड, गिग वर्कर्स, जिनके लिए हमने तेलंगाना में और अब कर्नाटक में हम कानून बना रहे हैं। अगर आप गिग वर्कर्स की लिस्ट देखें, जिसको मैं मॉडर्न स्लेवरी कहता हूं, उसमें आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे। तो ये 2 स्ट्रीम्स बन रही हैं। एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं। तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है। 30 अप्रैल की दोपहर राजनीतिक मामलों के कैबिनेट की बैठक चल रही थी। मोदी सरकार के ढांचे में राजनीतिक निर्णय लेने की यह सर्वोच्च संस्था है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैबिनेट की ब्रीफिंग होती है और उसमें जाति की गणना का ऐलान किया जाता है कि सरकार तैयार हो गई है। लेकिन उसी समय के आसपास राहुल गांधी कानपुर में थे। पहलगाम आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की हत्या हो गई है। उनके परिवार से राहुल गांधी मिल रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने इसका जिक्र किया। हम आपको बता दें कि जब पहलगाम में हमला हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाहर थे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी देश से बाहर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सऊदी अरब का दौरा स्थगित करते हैं, देश लौटते हैं और महत्वपूर्ण बैठकें लेते हैं। लेकिन 24 अप्रैल को, यानी घटना के 2 दिन बाद, बिहार जाते हैं, मधुबनी में कार्यक्रम संबोधित करते हैं, जिसका संबंध बिहार के आगामी चुनावों से है। राहुल गांधी अमेरिका का दौरा रद्द करते हैं,
दिल्ली आते हैं, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होते हैं और सर्वदलीय बैठक में जाते हैं। फिर उसके बाद कश्मीर जाते हैं और कश्मीर जाकर भी सरकार को घेरने से संबंधित किसी प्रकार का बयान नहीं देते हैं। आज भी राहुल गांधी ने वही किया, कहा कि विपक्ष पूरी तरह से सरकार के साथ है और विपक्ष की लाइन एकदम साफ है। जिन लोगों ने इन 28 लोगों की हत्या की है उनको माकूल जवाब मिलना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठोस फैसला लेना होगा। इधर उधर की बात करने से, हल्का फुल्का कदम उठाने से काम नहीं चलेगा। साफ साफ उन लोगों को कीमत चुकानी पड़ेगी जिन्होंने 28 लोगों की हत्या की है। यही नहीं, शुभम द्विवेदी के परिवार ने जो कहा राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहुंचाने का भी प्रयास किया कि जो लोग भी इसमें मारे गए हैं उनके परिवार वाले चाहते हैं कि उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं आज कानपुर गया और वहां पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। और 28 लोगों को ऐसे मारा गया है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता हूं ये कैसे हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this and they have to pay for it properly, not in some half-hearted way, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। they have to pay for it properly, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। हमने क्लियरली ऑपोजिशन की और सरकार की मीटिंग में क्लियर हमने लाइन दी है, यूनानिमस लाइन, कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है, और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने यह किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। जो परिवार है उन्होंने आप लोगों को मेरे थ्रू एक मैसेज दिया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी को उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रधानमंत्री जी को ये बताइए, तो मैं 28 जो हमारे शहीद हैं उनके साइड से प्रधानमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। तो इस तरह से जिस दिन पहलगाम हमले के 8वें दिन इंतजार हो रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन उसी दिन एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया जाता है जो किसी भी तरफ से देखने पर विपक्ष का ही मुद्दा है। बिहार से यह मुद्दा उठा, कांग्रेस इसमें शामिल होती है, कांग्रेस तेलंगाना कर्नाटका में लेकर जाती है और राहुल गांधी से राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करते हैं। इतना दबाव बनाते हैं कि इस वक्त जबकि ऐसे निर्णयों से बचा जा सकता था, इसी वक्त में जिस निर्णय से मोदी सरकार पिछले 5 साल से भाग रही थी, इसी वक्त में यह फैसला ले रही है। क्या वो बहस बदल देना चाहती है? राहुल गांधी ने कहा कि उनकी दिलचस्पी इसमें बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसमें है कि सर्वेक्षण में सवाल क्या पूछे जाएंगे, जाति की गणना कब की जाएगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।